कहानी का शीर्षक है माँ का तिरस्कार। नंदा काकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका अपना बेटा राजू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, उनका ऐसा तिरस्कार करेगा। हुआ यूं कि एक दिन बेटे ने नंदा काकी का सारा सामान बाहर गैराज में दीवार के सहारे जमीन पर एक गद्दा डालकर उस पर रख दिया और बोला, माँ आज से 4-5 दिन तक आपको यहीं रहना होगा। ये लो गैराज की चाबी, और हाँ, वो बाहर गार्ड के लिए वॉशरूम बना हुआ है ना, वहां अपना नहाना धोना कर लेना। हम दोनों 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। रही खाने पीने की बात, यहाँ पास में ही जो कॉलोनी का मंदिर है, वहां प्रतिदिन भंडारा होता है। वहां आप प्रसाद लेने चली जाना। और पिताजी की फोटो यहाँ साइड में रखी हुई टेबल पर रख दी है मैंने। इतना बोलकर बेटा बहू बाहर निकल गए। नंदा काकी तो हैरान सी देखती रह गई। बेटा बहू के चले जाने के बाद नंदा काकी ने अपना बिखरा सामान समेटकर बैग में रख लिया और वहीं टेबल पर रखी हुई पति की फोटो भी उठाकर बैग में रख ली तथा गैराज की चाबी गार्ड को देकर उससे कहा कि बेटा मैं गांव जा रही हूँ, बेटा बहू आए तो बता देना। और नंदा काकी विमल जी के बेटे नमन के साथ रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पहुंचकर विमल जी के बेटे नमन ने नंदा काकी को ट्रेन में बैठा दिया और काकी से कहा कि काकी जी, गांव पहुंचकर फोन कर देना, वरना तो पापा नाहक चिंता करेंगे। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं गांव जाकर निश्चित ही फोन कर दूंगी। और नंदा काकी अपने गांव में पहुंच गई। अपने घर पर पहुंचकर काकी ने ताला खोला तो तभी आहट सुनकर जेठ जी की बड़ी बहू माला आ गई और नंदा काकी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, अरे काकी, आप अकेले कैसे आ गई? बहू बेटा नहीं आया है क्या साथ में? अरे माला बहू, अकेले आने में क्या है? तेरे काका के दोस्त विमल जी अक्सर यहाँ घर पर आते थे ना, तुमने देखा है ना उन्हें? हाँ हाँ, देखा है काकी मैंने। काका जी से मिलने आते थे विमल काका जी। तो बस बहू, उनके ही बेटे नमन ने मुझे ट्रेन में बिठा दिया और मैं आ गई। बहू, अब इतनी भी अनपढ़ गवार नहीं है तेरी काकी। अच्छा अच्छा, ठीक है काकी, अब आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और हाँ, रात का खाना भी हमारे साथ ही खा लेना आप। अब अकेले खाना बनाने मत लग जाना। इतना कहकर जेठानी की बहू माला चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद नंदा काकी आराम करने लग गई। 2 दिन तक जेठानी की बहू माला नंदा काकी को भोजन समय पर देती रही। तीसरे दिन जब वह सुबह का नाश्ता लेकर आई तो माला ने देखा कि नंदा काकी तो बैठी हुई नाश्ता कर रही हैं। नंदा काकी ने कहा, अरे माला बहू, मैंने कल रात तुझे मना किया था ना कि कल से नाश्ता खाना मत लाना। पर क्यों काकी? बेटा, कब तक तू मुझे बनाकर खिलाएगी? मैंने अपना खाना पीने का पूरा इंतजाम कर लिया है, तो अब से खाना मैं स्वयं ही बना लिया करूंगी। ठीक है काकी, जैसा आपको ठीक लगे। पर अब तो मैं जो ले आई हूँ, इसे आप दोपहर में खा लेना। अब काकी स्वयं अपना खाना बनाने लगी थी। आज 5वां दिन काकी को गांव आए हुए हो गया था। रात का खाना खाकर नंदा काकी आराम कर रही थी कि तभी उनका फोन बज उठा। उधर से बेटे राजू का फोन था। काकी ने फोन उठाया तो उधर से राजू बोला, माँ, ये गैराज के गेट की चाबी गार्ड को देकर कहाँ चली गई आप? और कहाँ जाऊंगी बेटा, अपने घर आ गई हूँ, गांव में। तो
तो क्या यहाँ आपका घर नहीं था माँ? नहीं बेटा, अपना घर तो ये है गांव में, जहां मैं तेरे बाबूजी के साथ ब्याह कर आई थी। जिन जिंदगी के इतने साल बिताए इस घर में, ये अलग बात है कि तेरे बाबूजी पूरे सफर में मेरा साथ निभा नहीं पाए और बीच राह में छोड़कर चले गए। लेकिन सम्मान से जीना सिखा गए हैं वो मुझे। वो हमेशा यही कहते थे कि सम्मान से जीना, चाहे नमक की रोटी खाकर रह लेना, लेकिन अपमान सहकर मत रहना। इसलिए बेटा, मैं अपने घर में सम्मान की सूखी रोटी खाकर रह लूंगी। तेरे यहाँ के अपमान के 56 भोग मेरे लिए जहर समान है। बहू तो बहू, अब तो तू भी मेरा अपमान करने से नहीं चूकता है। अब मैं यहीं रहूंगी और यहीं से मेरी अंतिम यात्रा भी निकलेगी, कहकर नंदा काकी ने फोन रख दिया और सोचने लगी कि बेटे के कितने मनोहर करने पर मैं बेटे राजू के साथ उसके घर गई थी। अचानक पति दिवाकर जी चल बसे तो नंदा काकी को बेटे के साथ शहर जाना पड़ा। राजू नंदा काकी और दिवाकर जी का इकलौता बेटा था, तो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ से कहने लगा कि माँ, अब यहाँ अकेले कैसे रहोगी? चलो, मेरे साथ शहर चलो, अब वहीं रहना हमारे साथ। नंदा काकी ने मना भी किया, कहा भी कि बेटा, अकेली कहाँ हूं मैं यहाँ, तेरे ताऊ जी का पूरा परिवार है। भले ही अब तेरे ताऊ जी और ताई जी नहीं है, तो क्या हुआ? बड़ी बहू माला और बड़ा बेटा जगत मेरा खूब ख्याल रखते हैं, मैं यहाँ रह लूंगी। लेकिन राजू नहीं माना। दिवाकर जी के गांव में किराने की दुकान थी। पैसा बहुत ही संभाल कर खर्च किया करते थे दोनों पति पत्नी। कुछ जोड़कर बैंक में भी जमा किया हुआ था। नंदा काकी को बताते और समझाते भी रहते थे कि नंदा, यदि हम में से कोई एक न रहा तो कुछ पैसे बैंक में जमा है, बाकी की जिंदगी बसर हो ही जाएगी पैसे के सहारे। लेकिन बेटे के बहकावे में आकर सब पैसा उसको मत दे देना, अपने लिए भी बचाकर रखना। वैसे जेठ के बेटा बहू कहते रहते थे कि काकी, अब क्या अलग खाना बनाती हो, हमारे संग ही खा लिया करो, बुढ़ापे में खाती ही कितना हो, 2 फुल्की और थोड़ी सी दाल सब्जी। नंदा काकी कभी जगत और माला के यहाँ खाना खा लेती, तो कभी अपने आप बना लेती थी। जेठ के 2 बेटे थे। दोनों बेटों में बड़ा बेटा और बहू बहुत ही संस्कारी और बड़ों को मान सम्मान देने वाले थे। राज के मनुहार करने पर नंदा काकी जब राज के घर आई थी, वहां आकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि 3 कमरे के घर में वह अपना सामान कहाँ रखे। फिर राजू माँ से बोला कि माँ, अभी आप यहीं बरामदे में बैठो, आपके लेटने बैठने का इंतजाम मैं अभी करता हूँ। राजू अंदर बीवी रीना के पास गया, जो पता होने के बावजूद भी अभी तक बाहर निकलकर नंदा काकी से मिलने तक नहीं आई थी। राजू रीना से बोला, अब माँ को ले तो आया हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि माँ को कहाँ जगह दूं उनका सामान रखने के लिए। रीना ने चिढ़कर कहा, अब जब पता था आपको कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, तो क्यों लेकर आए आप अपनी माँ को? अब आप खुद ही व्यवस्था करो अपनी माँ के रहने की। मुझे कुछ मालूम नहीं है। राज ने उस दिन तो
बाहर बरामदे में ही माँ के रहने का इंतजाम कर दिया। वहीं पर एक गद्दा डाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया जमीन पर, और बोला, माँ तुम यहीं सो जाना। कहकर राजू कमरे में चला गया। लेकिन नंदा काकी समझ रही थी कि बहू को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माँ को खाना भी बेटे ने ही दिया। बहू ने तो कमरे से बाहर आकर हालचाल भी नहीं पूछा। नंदा काकी की समझ में आ रहा था कि उनके आ जाने से बहू रीना खुश नहीं है। अगले दिन सुबह जब रीना सोकर उठी तो उसने देखा माँ जी सोफे पर सिकुड़ी हुई पड़ी थी। रीना ने राजू को आवाज लगाई, ये देखो, तुम्हारी माँ सोफे पर सो रही है, सारा सोफा खराब हो जाएगा। सोफा कोई सोने की जगह है क्या? राजू ने माँ को आवाज लगाकर जगाया। माँ सोफे पर क्यों सो रही हो? वो बेटा, वहां बाहर बरामदे में मच्छर बहुत लग रहे थे और बारिश भी आ गई थी, तो पानी के छींटे पड़ रहे थे, कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए यहाँ आ गई थी। अच्छा माँ, मैं आपके लिए आज ही एक फोल्डिंग पलंग ले आऊंगा और मच्छर का भी कुछ इंतजाम कर दूंगा। नंदा काकी को सुबह को जगे हुए बहुत देर हो चुकी थी, परंतु ना तो अभी तक एक कप चाय ही मिली थी और ना ही कुछ नाश्ता मिला था। रीना और राजू जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। तो नंदा काकी ने स्वयं ही एक कप चाय बनाई और कुछ बिस्किट लेकर बैठ गई। फिर नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली। दोपहर हो गई, भूख लगने लगी, लेकिन रसोई में खाने को कुछ नहीं था, तो 2 पराठे बनाए और अचार के साथ खा लिए। शाम को जब राजू और रीना ऑफिस से आए तो वो दोनों अपने कमरे में घुस गए। नंदा काकी को 2 दिन हो चुके थे बेटे के घर आए हुए, परंतु परंतु नंदा काकी की बहू रीना से इन 2 दिन में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। इधर नंदा काकी शाम के खाने का इंतजार कर रही थी, तो उधर रीना राजू से बोलती है, राजू, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम ऐसा करो, बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो। दोनों ने बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। खाना आ भी गया और वह दोनों खा पीकर सो भी गए। नंदा काकी से दोनों में से किसी ने पूछा भी नहीं खाने को। नंदा काकी ने अपने लिए नमक की 2 रोटी बनाई और सूखी ही खाकर पानी पी लिया। प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। कभी शाम को खाना बनता तो 2 रोटी रखी रहती, कभी सब्जी है तो कभी नहीं है। दोनों बहू बेटा कमरे में ही खा लेते थे। नंदा काकी से बहू तो कभी पूछती ही नहीं थी खाने को। बेटा भी नहीं पूछता था कि माँ, आपने खाना खाया या नहीं। ऐसे ही बीतते बीतते 1 सप्ताह से भी ऊपर बीत गया था। एक भी दिन बहू ने सास से बात नहीं की। माना कि नौकरी वाली बहू है, समय कम ही मिलता है, परंतु ऐसा भी क्या कि अपनों से हालचाल पूछने का भी समय नहीं है। बेटा भी कम ही बात करता था। एक दिन रविवार था, तो दोनों बेटा और बहू तैयार होकर बाहर जा रहे थे। नंदा काकी ने बेटे से पूछा, बेटा, कहीं 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 जा रहे हो क्या? हाँ माँ, आज छुट्टी का दिन है, तो सारा दिन घूमने फिरने का, फिल्म देखने, कुछ खरीदारी करके फिर बाहर ही खाना खाकर रात तक घर लौटने का
प्रोग्राम है, तो बेटा मेरे खाने का क्या होगा? तभी बीच में ही रीना बोली, आप ऐसा करना, अपने लिए खाना बना लेना, साथ ही घर की सफाई भी कर देना। और हाँ, खाना बनाकर रसोई भी अच्छे से साफ कर देना। तभी नंदा काकी बोली, बेटे से बोली, बेटा 1 सप्ताह से अधिक हो गया है मुझे गांव से आए हुए। एक दिन भी ढंग से खाना नहीं मिला है मुझे। कभी 2 सूखी रोटी बनाकर खा लेती हूँ, न उसके साथ दाल होती है और ना ही कोई सब्जी होती है, न कभी कुछ नाश्ता ही मिलता है। तो माँ, आप बना लिया करो अपने लिए, हमने क्या आपको रोका है? अब बेटा मैं क्या अपने लिए अलग से कुछ बनाऊंगी? रीना जो बनाती है उसी में थोड़ा मेरे लिए भी बना लिया करे। देखो माँ, रीना को ऑफिस जाना होता है, उसके पास इतना समय कहाँ है कि वो आपके लिए भी खाना बनाए। मेरे और अपने लिए बना लेती है, वो ही बहुत है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मेरे लिए 2 रोटी बनाने को कहाँ समय है बहू के पास। इस तरह बेटा बहू की बेरुखी देखकर नंदा काकी को बहुत दुख हुआ। काकी मन ही मन यही सोचती है कि इस तरह अपमान सहकर यहाँ रहने से क्या फायदा, इससे तो अपना छोटा सा गांव का घर घर ही अच्छा था। भले ही अपने पेट से मैंने जेठ के बेटे को जन्म नहीं दिया था, लेकिन बेटा और बहू दोनों मेरा कितना ख्याल रखते थे। ज्यादा नहीं था, लेकिन सम्मान से 2 रोटी तो खा रहे थे। भले ही पति ने बहुत पैसे नहीं छोड़े थे, लेकिन जो था उससे गुजारा हो जाता था। यह शहर आकर नंदा काकी अपने को बहुत अपमानित सा महसूस कर रही थी। हद तो उस दिन हो गई जब बेटे बहू को 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाना था। घर का ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली तथा गैराज की चाबी माँ को देकर बेटे राजू ने कहा कि माँ, आपका सब सामान गैराज में रख दिया है, हम दोनों 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आप मंदिर के भंडारे में जाकर खाना खा लेना। बेटा बहू तो यह बोलकर निकल गए। बेचारी नंदा काकी हताश सी गैराज के कोने में लगे अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई कि तभी विमल जी का फोन आ गया। विमल जी काकी के पति दिवाकर जी के बड़े अच्छे मित्र थे। नंदा काकी से हालचाल पूछने लगे। अरे भाभी जी, आप कहाँ हैं? मैं गांव में आपके घर गया था, तो वहां पता चला कि आप बेटे के पास दिल्ली आई हैं। हाँ भैया, अभी 22 दिन हो गए हैं यहाँ राजू के पास आए हुए। राजू ले आया था मुझे अपने साथ। हाँ भाभी जी, अब मेरा दोस्त दिवाकर तो रहा नहीं, तो आपको अकेले में रहकर अपने बेटे राजू के साथ ही रहना चाहिए। विमल जी का बेटा भी दिल्ली में ही नौकरी करता था, तो उनका दिल्ली आना जाना होता ही रहता था, और राजू की नौकरी भी दिल्ली में ही है। नंदा काकी ने सोचा कि क्यों ना विमल जी से कुछ मदद ली जाए। नंदा काकी विमल जी से बोली, वो भैया, कुछ काम था आपसे। हाँ हाँ बोलिए भाभी जी। भैया, मुझे अपने गांव, अपने घर जाना है। क्या आप मेरा टिकट करा देंगे गांव का, और साथ ही ट्रेन में बिठा देंगे, तो आपका बहुत उपकार होगा। क्यों भाभी जी, बेटे के पास कुछ तकलीफ है क्या? नहीं नहीं भैया, तकलीफ तो नहीं है, परंतु मुझे घर की बहुत याद आ रही है। नंदा काकी विमल जी से अनुनय विनय करते हुए बोली, अच्छा भाभी जी, मैं अभी बेटे से बोल देता हूँ, वो डॉक्टर से दवाई लेकर गांव आएगा, तो वो आपको ट्रेन में बिठा देगा, मेरी दवाई भी आपके हाथ भिजवा देगा। और फिर इस तरह से नंदा काकी को विमल जी के बेटे नमन ने ट्रेन में बिठा दिया।
और नंदा काकी अपने गांव अपने घर पहुंच गई। गांव पहुंचकर नंदा नंदा काकी ने मन ही मन फिर से बेटे के पास न जाने का प्रण लिया। नंदा काकी के घर में 4 कमरे थे, तो नंदा काकी ने 2 कमरे और बरामदा अपने पास रखकर 2 कमरे और रसोई किराए पर उठा दिए। अपना क्या है, एक अकेली जान, और कमरे में ही एक कोने में गैस रख ली। जब कुछ खुद बनाना होता तो बना लेती, वरना तो जेठानी की बहू माला तो ख्याल रखती ही थी। नंदा काकी अपने बिस्तर पर लेटकर यही सोच रही थी कि अपने बेटे बहू से बढ़कर तो पराए बेटा बहू ख्याल रख रहे हैं। यहाँ आकर सूखी रोटी ही सही, समय पर और इज्जत से तो खा रही हूँ। यहाँ किसी की 2 रोटी की मोहताज तो नहीं हूँ, और यहाँ अड़ोस पड़ोस से 4 औरतें पास आकर बैठने वाली भी हैं। सबसे बोलते चालते अच्छा समय कट जाता है, और बाकी समय अपना भगवान के ध्यान भजन में लगा लेती हूँ। वह शहर में बेटे के यहाँ गैराज में लावारिस की तरह डाल दिया था बेटे ने, तो इससे तो अच्छा होता मैं बेऔलाद होती। वहां ना तो बहू ने कभी हालचाल पूछे, और ना ही बेटा कभी पास बैठकर मन की बात पूछता था। तो ऐसी औलाद के पास जाकर क्या करना। मैं तो अपने गांव में अपने घर में भली, पर मैं यही सोचती हूँ, जो संतान अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखती है, आगे उनकी संतान भी उनका क्या ख्याल रखेगी। ये तो प्रकृति का नियम है। इंसान जो बोएगा वही तो काटेगा, जो बांटेगा वो ही तो पाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।